Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is शान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकैबलरी वर्ड पब्लिश हुए 25 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. पाकिस्तान के अंदर जो करंट कोलिशन गवर्नमेंट है उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो जी पीटीआई को बैन करना चाह रही है. ठीक है. और ये जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है उसमें हैं जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ जो है. इन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई उसको बैन कर देगी. ठीक है. सो ये कार्टून जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा जी, हमारा जो पर्पस होता है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. ठीक है. और नॉलेज इज़ पावर. ठीक है. जैसे जैसे आपको नॉलेज आएगा, आपको एक्सप्रेशन आएगा ना, एक तो आपको मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह देखना आपके अंदर बहुत चेंज आना शुरू हो जाता है. ठीक है. इसीलिए ये सीएसएस और कंपटीशन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है. नॉलेज आने से आपका जो व्यू होता है दुनिया को देखने का और जो आपकी थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है. सबसे पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा. पहला जी एडिटोरियल है बैड मेयर्स. ठीक है. तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी मेजरमेंट ली जा रही है, जो नए काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई को बैन करने का सोचा जा रहा है, उसके बारे में राइटर कहता है कि पहले तो पीटीआई को जी थ्रेट किया गया, फोर्स के ज़रिए दबाया गया. एक काफ़ी सालों से एक कैंपेन पाकिस्तान में देखा एक चली हुई थी. 9 मई के वाक़या के बाद जितने भी कारकुन थे पीटीआई के उनको डराया गया. इंटीमिडेशन का मतलब डराया गया. और यील्डेड का मतलब होता है इसका जो पैदावार है, इसका जो रिज़ल्ट है कुछ नहीं निकला. नथिंग ऑफ इम्पोर्ट. कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया जिसकी कोई अहमियत हो. रजीम ये जो आजकल हुकूमत है, ठीक है, अब क्या कर रही है, इंसिस्टिंग का आप ज़ाहिर बात है कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं सर आपने मीनिंग बताने हैं. ठीक है. तो अभी भी कह लो कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कहोगे कि इंसिस्ट मीन कह लो कि वो अभी भी डटे हुए हैं कि उन्होंने क्या करना है जी. डिसमेंटलिंग का मतलब है ख़त्म करना है कंट्री की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई. ठीक है. आर्गूएबली कहता है कि आर्गू भी हुए हैं, दलाइल हैं, जो इन पे दलाइल है ना चार्जेस के वो फ्रीवुलस हैं, मीन वो फजूल हैं, अनवैल्यूएबल हैं. ठीक है. कहता है कि अनवैल्यूएबल जो है चार्जेस के बावजूद पीटीआई को बैन किया जा रहा है. और ये जो कदम है ना, राइटर कहता है मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, ये बैड है, ये बुरा है. ठीक है. इससे क्या होगा, मेरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा. टर्मोइल क्या है जी, खराबियाँ आएंगी. ठीक है. और ये डेंजरस गेम ऑफ ईगो, आपस में जो है इन्होंने ईगो की वजह से लड़े जा रहे हैं. और कहता है ये जो लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, करंट जो रजीम है कोलिशन गवर्नमेंट है जिसको पीएमएलएन और पीपीपी जो लीड कर रही है, इससे पीटीआई को बैन करके मुल्क के अंदर क्या होगा, नुकसान होगा. ये जो पॉलिटिकल डिसीजन किया जा रहा है अपनी पर्सनल ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दिया है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है ये आगे ला रहे हैं. और ये जो रजीम है ख़ास तौर पे जी करंट कोलिशन गवर्नमेंट, ये पीटीआई को ख़त्म करना चाहता है. और लोगों के दरमियान एक बेचैनी है, एक डिसकंटेंट है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं. तो आप देख सकते हैं पीटीआई के जो हैं ये रिलीज़ में पीटीआई का झंडा दिखाया गया है. इलेक्शन जब पाकिस्तान के अंदर हुए सबसे पहले तो पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो लिया गया और पीटीआई को जो इलेक्शन के अंदर अलाउ नहीं किया गया कि वो जो है एज आ पार्टी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और फिर आप जानते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जब वो जीत गए उन्होंने क्या किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से अपोजिशन जमात में वो बैठ गए. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, रिज़र्व सीटें पीटीआई को दे दी गई और पीटीआई के ऊपर से बैन हटा लिया गया. उस दिन से जी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. ठीक है. और दोनों जो पार्टीज़ हैं इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है. ठीक है. इसको लेके अब इन्होंने डिसीजन किया है कि वो क्या करेंगे, पीटीआई को बैन कर देंगे. ठीक है.
कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई को ख़त्म करने की, और कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इसके सपोर्टर हैं उनको उकसाया जा रहा है। इससे कहता है पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो स्टेट है, उनके दरमियान डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है। पीटीआई के जो लीडर्स जो इंटरनेशनल दूसरे फॉरेन कंट्री में अवरसी पाकिस्तानी हैं, वो जी इंटरनेशनल लोगों के पास जा रहे हैं, और कहता है कि इससे पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एक स्टैंड है पाकिस्तान का, ऑलरेडी पाकिस्तान का आज रिपोर्ट आई है कि मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान लास्ट 3 सालों से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो वर्स्ट है, 4th नंबर पे हम वो वर्स्ट पासपोर्ट है हमारा दुनिया के अंदर। ठीक है, तो फिर ऊपर से ये भी चैलेंज चल रही हैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो जाते हैं अभी यूएसए के कांग्रेस के पास गए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें कि पीटीआई जो है उसको जो है वो बैन ना होने दें। तो ज़ाहिर बात है अगर अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा हमारे अंदरूनी डिप्लोमेटिक वे के ज़रिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी दखल अंदाज़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी हमारे इक़्तिदार आला की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी है। तो दोनों तरफ से गेम जो है ना वो ख़राब हो रही है। तो स्टेट जो है वो सख्त चालें चल रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, वर्कर्स को डराया जा रहा है, और मिलियंस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीटीआई के उनको टारगेट किया जा रहा है। पीटीआई जो है उसका जो रिस्पांस है ख़ास तौर पे कहता है कि इससे सिविल जो अनरेस्ट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुल्क के अंदर। ठीक है, तो ये राइटर कह रहा है जी पीटीआई जो है वो फॉरेन सपोर्ट जो है वो उसके मिली है, उसके बावजूद पास्ट कैंपेन भी इन्होंने की है, फॉरेन इंटरफेरेंस भी आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से लेटर आया था कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, और कांग्रेस जो यूएसए की जमात है उनकी तरफ से जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमने उनको जवाब दिया कि आप हमारे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर इस तरह के मामलात जो हैं ओवरसी पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया के पास गए, लोगों के पास गए, तो इससे पाकिस्तान की पोजीशन ही कमज़ोर होगी। ठीक है, अपने घर की बुराई करने से आपका घर ही कमज़ोर होता है। ठीक है, कहता है कि हमें अपने मसले खुद हल करने चाहिए, सीकिंग जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसके बगैर ही हम घर में बैठ के अपना मसला हल करें। और कहता है कि अब टाइम आ गया है कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, लॉ की रिस्पेक्ट करें। दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो लॉ की जो है रिस्पेक्ट करें, रूल ऑफ लॉ कंट्री के अंदर होना चाहिए। इसके लिए कहता है कि अर्जेंट बेस पे पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है इसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस आपने इसमें एडिटोरियल में देखा। ठीक है, कि लोग अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए एक दूसरे को जो है वो लड़ी जा रहे हैं। इससे मुल्क के अंदर नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्क का है और जो स्टेबिलिटी है वो ख़तरे में जा रही है। अर्जेंट बेस पे हमें इस मसले को डी एस्केलेशन का मतलब है नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि पूरे मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान ना हो। उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है हमास फ़तह डील। हमास और फ़तह जी दो जमातें हैं। आप जानते हैं कि जो फ़लस्तीन है वहाँ पे जी जंग लगी हुई है, और 1948 में जब इसराइल बन गया था तो इसराइल ने जो इस फ़लस्तीनियों की ज़मीन है ना उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो अब कहता है कि हमास और फ़तह जो दो बड़ी जमातें हैं ना फ़लस्तीन के अंदर, अब फ़लस्तीन अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे गज़ा और जो वेस्ट बैंक है ना उसको फ़लस्तीन कहते हैं, जो छोटे से एरिया ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों जमातों को ना चाइना ने ना अपने शहर बीजिंग के अंदर बुलाया है, और इन्होंने कहा कि बंदे दे पुत्र बनो, आप आपस में लड़े जा रहे हो। तो अगर आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, अगर दोनों ही लड़ते रहोगे तो अपने मुल्क फ़लस्तीन को कैसे मतलब अपनी ज़मीन आप इसराइल से वापस लोगे। इसराइल जो है वो हठधर्मी पे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको प्रेशराइज़ किया, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल ने प्रेशराइज़ किया। इसके बावजूद भी जो इसराइल है वो टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, तो बीजिंग के अंदर जी जितने भी ये लोग हैं चाइनीज़, इन्होंने कोशिश की है कि डिप्लोमेसी के ज़रिए एक स्किलफुल मूवमेंट के ज़रिए ये जो दोनों जमातें हैं इनके दरमियान सुलह करवाई जाए। तो बीजिंग के अंदर ये एक साइन हुआ है डेक्लारेशन, जिस डेक्लारेशन में फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वायलेंस चला आ रहा था,
वो इन्होंने कहा है कि यार बंदे पुत्र बनो, इसको छोड़ो और आपस में यूनिटी शो करो, ठीक है, ताकि आप फ़लस्तीन अपनी आज़ादी हासिल कर सके और इसराइल ने जो कब्ज़ा किया हुआ है आपकी ज़मीनों पे उसको आप छुड़वा सको, ठीक है। तो इसको लेके जी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर फ़लस्तीन के जो डिफरेंट फैक्शन होता है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल जमातों के, वो आए हैं बेजिंग के अंदर। उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया है कि इन जमातों, इन जो ग्रुपों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, सीज़म के इख्तलाफात जो है उनको ख़त्म किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं वो मिलजुल के काम करेंगे फ़लस्तीन के बेहतरी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इस डिक्लेरेशन के अंदर जो फ़लस्तीन के अंदर गज़ा और वेस्ट बैंक है ना, उसमें 14 फ़लस्तीनियन फैक्शन में इनके डिफरेंट जो धड़े हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे पॉलिटिकली काम करते हैं फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमास और फतह जो दो बड़ी जमातें हैं जिनकी आपस में राइवलरी चली आ रही है पावर को लेके, इन्होंने भी कहता है कि डिक्लेरेशन को साइन किया है और उन्होंने कहा है कि हम यूनिटी मिला के एफर्ट करेंगे ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल दुश्मनियाँ हैं वो ख़त्म हो और अपनी अंदर अंदर की लड़ाई ख़त्म होगी तो बाहर की लड़ाई लड़ेंगे ना। ज़ाहिर बात है इसराइल एक पावरफुल कंट्री है, उससे निमटने के लिए जो है इनको भी यूनिटी शो करना पड़ेगी। इसके लिए कहता है कि ये जो डिक्लेरेशन है इसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फ़लस्तीन की यूनिटी शो करेगी ताकि फ़लस्तीन की जो आज़ादी है उसको हासिल किया जा सके। और कहता है कि इसराइल से जो अपोजिशन फेस करने के बावजूद चाइना ने जो ये इंगेजमेंट की है हमास के साथ, ये एक बड़ा ही इनका एक अहम रोल है, एक क्रिटिकल रोल है। और कहता है कि इस पे क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, ठीक है। जिस तरह आप जानते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जिस तरह फॉरेन प्रपोज़ल आ रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आया, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसल का आया कि पीस लेके आओ, लेकिन कहता है कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं ख़ास तौर पे इसराइल, ठीक है। और कहता है कि फ़लस्तीन के जो ये लोग हैं इनको भी चाहिए आपस में मिलजुल के काम करें, डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए अपनी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए ये काम करें और अपने सलूशन ढूंढें ताकि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जा सके। कहता है कि चाइना के जो रोल है ना, चाइना अपना इमेज बढ़ा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर एज अ पीस मेकर, अपने आप को ये मशहूर कर रहा है। जिस तरह आप जानते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की जो दुश्मनी है काफ़ी अरसे से चली आ रही थी, उसके दरमियान भी मीडिएटर का काम किया चाइना ने, ठीक है। तो कहते हैं इससे आप देख सकते हैं कि चाइना अपनी हेजमनी शो कर रहा है इस एरिया के अंदर और चाइना जो है वो यूएसए का मुकाबला कर रहा है। जिस तरह यूएसए जो है पूरी दुनिया में एक रोल अदा करता है, चाइना भी कहता है कि उस तरह से अपना रोल चाइना का सामने हमें नज़र आ रहा है। तो कहता है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो हैं ये हमें शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। जिस तरह पहले दुनिया का असूल रहा है, कभी सुपर पावर ब्रिटिश हुआ करती थी, फिर यूएसए हो गया, रशिया भी सुपर पावर होती थी। अब कोल्ड वार जब आई 1991 में, जब यूएसएसआर टूट गया तो दुनिया में सिंगल सुपर पावर बन गया था, वो था यूएसए। उससे पहले दो सुपर पावर थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, ठीक है। लेकिन अब दोबारा दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है, हर मुल्क जो है वो पावर की दौड़ में है। तो अब कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना अपनी पावर शो कर रहा है, यूएसए अपनी पावर शो कर रहा है, ठीक है, रशिया अपनी कर रहा है। तो चाइना जो इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह हमें लग रहा है कि जो दुनिया है वो वेस्ट डोमिनेंट जो अप्रोच थी उससे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो यहाँ से आप देखो मज़े मज़े की बातें सीख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, करंट अफेयर की, ठीक है। तो बेजिंग की जो ये डिक्लेरेशन हुई है एक बहुत ही बड़ी कह लो कि एक काम हुआ है। तो इसमें फ़लस्तीन की यूनिटी की बात की है, फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंस की बात की गई है। इस पे जी क्वेश्चन हो रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है, तो इससे कहता है कि मिडल ईस्ट की जो डिप्लोमेसी है उस पर भी हमें फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। उसके बाद जी तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है रेटिंग रिस्क। इसमें जी आप जानते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब जो है ना, दो इदारे हैं, एक है जी मूडीज़ के नाम से है और एक फिच के नाम से है।
तो ये इदारे हैं, ये काम करते हैं किसी भी मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी की सिचुएशन होती है ना, जो उनकी ग्रोथ हो रही होती है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर इनकी रिपोर्ट अच्छी हो ना तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस मुल्क में आके वो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है ना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये गए हैं और जाके औरंगज़ेब साहब ने ना मूडी जो कि एक इदारा है और फिच है, इनको कहा है कि आप पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर एवेल्यूएट करें ताकि इसमें हमारा फ़ायदा हो और जो दुनिया से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सके। बस ये इसका मेन क्रक्स है, ठीक है। तो ये वो कहता है कि जी पाकिस्तान जो है इसके बारे में कहता है कि चैलेंज भी हैं इकोनॉमी को लेके, ठीक है। और अगर हमारी जो रेट रिपोर्ट पब्लिश हो की इन्होंने फिच ने और मूडी ने, अगर वो नेगेटिव हुई तो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो इसके लिए कहता है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब जो हैं फिच और मूडी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इंगेजमेंट कर रहे हैं और कहता है कि गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो रेटिंग है उस पर आप थोड़ी बेहतर रिपोर्ट पब्लिश करें, ठीक है। इसका मकसद यही है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल जो बॉन्ड मार्केट्स है तो उसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर सके, ठीक है। इसमें जी डिस्कशन की गई है। मिनिस्टर साहब जो हैं ये वाशिंगटन गए हैं, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उससे मीटिंग की है और जितने भी फॉरेन फाइनेंस के जो लोग हैं, ठीक है, उन से बात की है ताकि वो मुल्क में पैसा लाएं और हमारे जो रिज़र्व हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। प्लान किया जा रहा है कि चाइना में स्पेशल पांडा बॉन्ड दिए जाएं ताकि चाइनीज़ इन्वेस्टर वो बॉन्ड ख़रीदें और मुल्क के अंदर जो डेप्ट स्ट्रेटजी है उसमें फ़ायदा हो, ठीक है। इसके लिए कहता है कि पॉजिटिव जो है इम्पेक्ट पड़ सकता है। ख़ास तौर पे कहता है कि आईएमएफ से हमने नई डील करनी है, अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई तो ज़ाहिर बात है आईएमएफ खुश होकर हमें पैसा देगा, ठीक है। तो कहता है कि इससे मुल्क में बेहतरी भी आ सकती है और जो एजेंसीज़ हैं उनको पाकिस्तान की ग्रोथ और जो एक्सटर्नल अकाउंट इम्प्रूवमेंट जो नज़र आ रहा है थोड़ा उसको अच्छे से अगर वो एक रिपोर्ट बना देंगे तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। और इम्प्रूवमेंट आई भी है लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये दोनों जो एजेंसीज़ हैं कहता है कि ये कहती हैं कि मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, इससे कहता है कि मुल्क में ख़राबियाँ आ रही हैं। तो मोदी ने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर मामलात है ना, जो हमारी सियासत बड़ी कमज़ोर है, इससे कहता है कि कंडीशन जो है इकोनॉमी की ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। फिच जो है इसने भी कहा है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे इकोनॉमी थ्रेट पैदा होता है। तो गवर्नमेंट जितनी लंबी होगी, जितनी स्टेबल होगी, वही मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास आज के वोकैबुलरी वर्ड। सबसे पहले है इडियम ऑफ द डे, बड़ा ज़बरदस्त है। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत का मामला, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो आप कि सीरियस कंडीशन में हो जाएं, मतलब आपका सर्वाइवल डेंजर हो जाए, जिस तरह अल्लाह ना करे आपका इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है कि आप मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। द डिसीजन टू परफॉर्म द सर्जरी वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। विल गोज चेज, ठीक है, बेमकसद ज़िंदगी, ठीक है, फजूल बस ऐसे ही गुजार देना, ठीक है। सर्चिंग फॉर लेजेंडरी ट्रायर टर्नड आउट टू बी अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, मतलब वो ट्रायर की तलाश में गया लेकिन मिला कुछ नहीं, ठीक है, तो फुटाइल ही रहा सारी उम्र। उसके बाद है जी दूसरा हमारे पास है पेरा वर्ड, ठीक है। डिंगी मीन इसका मतलब होता है एक छोटी सी कश्ती, रोबोट, ठीक है। और इसका एंटोनम है बड़ा या क्रूज़र मीन बड़ा, याच मीन बड़ा एक बहरी जहाज़, ठीक है। सो डिंगी मीन की छोटी छोटी ये पैडल वाली कश्तियाँ होती हैं, ख़ासतौर पे यूरोपियन जो छोटे छोटे आपने देखा होगा एक बंदा चला रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है जी दूसरा हमारे पास है पेरा वर्ड डिंजी मीन, और वही है बस स्पेलिंग का है डिफरेंस, कचरा, ठीक है, डर्टी चीज़, ठीक है, जो बड़ी गंदी नज़र आ रही हो। द ओल्ड वेयर हाउस वाज फिल्ड विद डिंजी कॉरिडोर एंड डस्टी शेल्व। उसके बाद है जी दूसरा पेरा वर्ड है लूज़, LOSE, लूज़, खो देना, लॉ, ठीक है, लूज़। और इसका मतलब होता है इफ़ यू डू नॉट कंसनट्रेट यू विल लूज़ द गेम, लूज़ द गेम, ठीक है। और LOOSE लूज़, ठीक है, थोड़ा लंबा कर लो लूज़, और एस वाला लूज़ लॉस कह लो या लूज़ कह लो, ठीक है। तो लूज़ जो है इसका मतलब ढीला, ठीक है।
रिलैक्स, एंटोनिम इसका टाइट। हर ड्रेस वाज लूज एंड कंफर्टेबल, ठीक है, परफेक्ट फॉर अ हॉट समर डे। उसके बाद है जी आज के वोकेबलरी वर्ड्स हैं। टसल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, फाइट करना आपस में। ऑन गोइंग टसल चल रही है करंट कोलिशन गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान। कोर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, फोर्स का इस्तेमाल करके किसी को थ्रेट करना, ठीक है। तो आजकल कोर्शन और इंटीमिडेशन जो है ये की जा रही है पीटीआई के अगेंस्ट। उसके बाद है रिटेलिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, एम्फसाइज़ करना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं जो बीजिंग के अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए क्या किया गया है, रीटीरेट किया गया। सॉरी ये रीटीरेट है, रिटेलिएट नहीं है, रीटीरेट। स्ट्रीफल टोन का मतलब है इख्तलाफात से भरपूर, ठीक है, एंटोनिम है पीसफुल हारमोनियस। उसके बाद है सॉवरेनिटी का आपको पता ही है, सॉवरेन होता है खुद मुख्तार, आज़ाद, ठीक है। ऑटोनोमस, एंटोनिम है डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जी रिस्की, अनसर्टेन, ठीक है, एंटोनिम है सर्टेन, डेफिनेट। उसके बाद है डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है गैर मुतनासब, ठीक है, मतलब जो आपस में कोई चीज़ प्रोपोर्शनेट ना हो, ठीक है। उसके बाद है परसेप्शन का मतलब होता है शऊर, आप क्या ख्याल है, आप क्या तसव्वुर करते हैं, एंटोनिम मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद लॉबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपस में किसी एक इशू पे जो है वो इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। एंटोनिम ओपोनेंट, एडवर्सरी। सब साइडेड का मतलब होता है किसी की हमायत करना, सपोर्ट करना। एंटोनिम है अनसपोर्टेड, अनसब्सिडाइज्ड। पोर्टेंटस का मतलब होता है निशानी, ठीक है, गिविंग साइन और वार्निंग डेट समथिंग जो है वो रिस्की या कह लो कि बुरी जो है वो होने वाली है। ओमनियस मीन कोई ख़तरनाक चीज़ आने वाली। एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल। मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल में जाना, थारोली जो है वो चीज़ों को देखना। एंटोनिम है केयरलेस और स्लोपी। उसके बाद है प्रिकॉशनरी का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव मैयर। एंटोनिम केयरलेस, रेकलेस। टोरेंशियल का मतलब होता है तूफ़ानी बारिशें, ठीक है, एंटोनिम लाइट, जेंटल। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।